नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वीडियो की कि हम इसको एक टाइम लाइन सीक्वेंस में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कहां पर कैसी सिचुएशन डेवलप हुई जिसके चलते एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा सीरियसली कंसिडर करना स्टार्ट किया गया। क्योंकि पहले देखो, सारी चीजें ऐसी थी कि हाँ जी, एनवायरमेंट या फिर जो भी हमारे आसपास की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे लिए गिफ्ट हैं, हम मन में आए जैसे उनको यूज कर सकते हैं। बट विद द टाइम आपको ये पता है कि जो डेवलपमेंट है उसके नाम पर हमने एनवायरमेंट को इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, नतीजतन आज हम खुद हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं कि भाई कितना ज्यादा खतरा हमारे सामने क्लाइमेट चेंज के नाम पे बनता चला जा रहा है। तो इन्हीं बातों को हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पर हमारा मेन फोकस है कि कौन सा जो भी हमारा कन्वेंशन है, ट्रीटी है, प्रोटोकॉल है, वो कब साइन हुआ, उसके क्या पर्पजेस थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, ये आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को एक सिंपल आइडिया देना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये शुरुआत कहां से हुई। देखो, होता क्या है कि 1960s के टाइम पे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया था कि यार थोड़ा सा डेवलपमेंट के नाम पर हमने कुछ ज्यादा ही खत्म करना स्टार्ट कर दिया है एनवायरनमेंट को। तो उस टाइम पर एक बुक आती है, साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन। इनके द्वारा इस बुक में एक बात कही गई थी कि हम लगातार जो पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर्पजेस के लिए यूज कर रहे हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली एनवायरमेंट को डैमेज करती चली जा रही है, और उस चीज को हमें कंट्रोल करना होगा। और इनके द्वारा जो फोकस किया गया था ना, वो मेजर जो पीओपी था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, दैट वाज डीडीटी। कि डीडीटी मतलब डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसके द्वारा फूड चेन में एंट्री ली जा रही है। ठीक है, हम खेतों में यूज कर रहे हैं, खेतों से फिर ये फूड चेन में एंट्री ले रहा है, और फिर ये हमारी बॉडी में एंटर करके और फिर हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जो एनिमल्स भी इस डीडीटी के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। कैंसर का होना, जेनेटिक डैमेजेस होना, ये सारी चीजें होने लग गई। तो ऐसे में फिर इन्होंने इस बात की हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे डीडीटी के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 1940s से इसका यूज होना स्टार्ट हो गया था। बट अगेन मैं बता दूं, इसको बहुत सारे कंट्रीज में कंप्लीटली बैन कर दिया गया, बट हमारे देश में अभी भी रेगुलेटेड मैनर में इसको अलाउ कर रखा है। क्यों जी? क्योंकि मलेरिया जो है उसको कंट्रोल करने में डीडीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो चलो ठीक है, ये मेडिसिनल पर्पजेज या फिर प्रिकॉशनरी पर्पजेज के लिए यूज हो रहा है, बट अगेन एग्रीकल्चर में इसको कंप्लीटली बैन किया हुआ है। अब ये प्रोसेस आपको ध्यान ही होना चाहिए कि ये किस तरीके से फैट सॉल्युबल कंटेंट जो होता है वो हमारी बॉडी तक पहुंचता है। देखो, हमें पता है कि बॉटम पे जो भी होते हैं, जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की इनकी बात कर रहे हैं, फूड चेन की इनकी, तो बॉटम पे हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि सनलाइट इनसे अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जो मिनरल कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसमें डीडीटी मिक्स होकर के आ गया, ठीक है जी, तो उनके अंदर खुद का, आप खुद देखेंगे कि एंट्री हो गई डीडीटी की, फिर वो आगे से आगे अक्यूमुलेट होता हुआ चला जाएगा। तो एक तो होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो प्राइमरी लेवल पे कंज्यूम कर रहा है, मान लो किसी भी प्लांट को या किसी भी फाइटोप्लैंक्टन को, जिसकी बॉडी में डीडीटी या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की एंट्री हो चुकी है, तो वो वहां पर अक्यूमुलेट करता चला जाएगा। जितना कंज्यूम करेगा उतना ही वो डीडीटी जैसे फैट सॉल्युबल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर इकट्ठा करता चला जाएगा। अब जैसे जैसे उनके अपर लेवल वाले उनको और कंज्यूम करेंगे, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम बोल देंगे बायो मैग्निफिकेशन। तो एक तो हो गया आपका बायो अक्यूमुलेशन, कि जो एक इंडिविजुअल बचपन से लेकर के बड़ा होकर के खाता जा रहा है और उसमें वो पीओपी उसके अंदर स्टोर होता चला जा रहा है, फैट के अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है। वहीं पर उसी को अगर दूसरे कुछ एनिमल, अगर टॉप लेवल के जो उनके कंज्यूमर्स हैं या उनके ऊपर के जो कार्निवोर्स हैं, वो अगर कंज्यूम करेंगे, तो वो फिर इकट्ठा होता चला जाएगा, तो उसको बायो मैग्निफिकेशन बोल देंगे। और ये बायो मैग्निफिकेशन है ना, इस बायो एक्यूमुलेशन और उसके बाद में मैग्निफिकेशन, इसके चलते इस तरीके के ये जो पॉल्यूटेंट्स है इनकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है, फिर वो बाद में डेडलीस्ट साबित हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो जो था, ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से साइलेंट स्प्रिंग के अंदर एक तरीके से एक्सपोज किया, तब जाकर के थोड़ी आंखें खुली। बट देखो, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीडब्ल्यू ऑनलाइन इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की विद द टाइमलाइन। ठीक है, सबसे पहले 1972 की हम बात करें तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये ऑर्गेनाइज होती है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहां पर हुई थी, ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। इस टाइम पर पहली बार एनवायरमेंट को एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेना स्टार्ट किया गया था। इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी भी गई थी, और इनके जाने का ये बेनिफिट हुआ कि हमारे यहां पर भी फिर एनवायरमेंट को लेकर के बहुत सारे लॉज, बहुत सारे अपडेट्स इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रख लेना है। इसमें क्या डिक्लेरेशन था भाई, सीधी बात है, हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज लेकर के आएंगे, पॉल्यूशन पॉलिसीज बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ एक आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी फोकस किया गया कि भाई ये भी बड़ा डेडलिएस्ट साबित हो जाते हैं, इंसान को तो मार ही रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को तो खत्म करते ही है बड़े खतरनाक वाले वेपन, बट अगेन इनकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बहुत अन कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड मैनर में डैमेज देखने को मिलता है, तो इस तरीके से इसको इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना, ये कुछ थीम्स थी जो कि इस यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट के अंदर कंसिडर किया गया था 1972 के अंदर। फिर आप देखोगे हमारे देश के अंदर फिर इसका नतीजा क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी घर पहुंचते ही इकोलॉजिकल मैनेजमेंट और पुअर्टी को इंटीग्रेट कर दिया। सबसे पहले तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर उसके बाद 1985 में हमारी खुद की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी डेवलप हुई। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, उसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ले लो या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो। डीपीएसपी में तो देखो आर्टिकल 48A है, उसका एडिशन किया गया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज को तो न्यूली ऐड किया गया था जो कि आर्टिकल 51A के तहत आपको आज भी दिखाई पड़ती है, और उनमें दोनों में आपको प्रोविजन क्या मिला, एनवायरमेंट को कंजर्व करने से रिलेटेड। तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की। देखो इसका हेडक्वार्टर है कीनिया में। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। आज 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, बट ध्यान रखें ये जो 5 जून है ना, इसी को हम इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया करते हैं, इसी वजह से। ठीक है, इसका काम क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को और इनको सपोर्ट करते हैं कि भाई कैसे भी करके आप एनवायरमेंट को फेवरेबल, मतलब एनवायरमेंट को कंसीडर करते हुए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करो जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यूएनईपी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी रन कराए जा रहे हैं, जैसे कि यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ दोनों मिलकर के आईपीसीसी रन कराते हैं, जो कि 1988 से काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है आईपीसीसी, ठीक है, जिसको डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और इसका टारगेट आज के टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट जो क्लाइमेट चेंज का है उसको टैकल करने से रिलेटेड ये अपनी रिपोर्ट्स टाइमली रिलीज करते रहते हैं। अभी तक टोटल 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स आईपीसीसी ने रिलीज कर दी है। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में देखने वाले हैं आगे। ठीक है, आईपीसीसी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लिया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल है, तक में गवर्नमेंट्स का यहां पर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूएनईपी है ना, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल फंड जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। दैट मींस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा यूएनईपी के अंडर में खुद के अंडर में सेक्रेटरीट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। किस किस के, एक तो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, दूसरा इसके अलावा आपका आ गया एमसीएम दैट मींस मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, एक आता है सीएमएस दैट मींस ये आपका हो गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसी, और एक आपका साइट्स। इन सबके सेक्रेटरीट्स को मोर और लेस यूएनईपी होल्ड करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रख लेनी है, फैक्ट्स पे बेस्ड आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर आ जाते हैं हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में। देखो जीईएफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना, उसका प्रोविजन कर दिया गया था जब 1992 में रियो अर्थ समिट ऑर्गेनाइज हुई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो इसमें आपको क्या देखना होता है कि कभी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, कुछ भी काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, फंडिंग। तो फंडिंग फैसिलिटेट करने के लिए यहां से ये एक काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, एक तो ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जाता है। रेड प्लस दैट मींस आप लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, इनको आप कंटेन करोगे, मेजरली डिफॉरेस्टेशन को रोकना, और जो लैंड खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसको एक बार फिर से रिक्लेम करना, इसका काम करना। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रोल करना, और जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी हमें कहीं ना कहीं
कंटेन करने की जरूरत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का डीडीटी वाला केस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो जीईएफ है ना, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे भी काम कर रहा है। किसके लिए? सीबीडी, आपको पता पड़ गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एमसीएम, दैट मींस मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इस तरीके से इन सब की फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां से आती है? मेजरली इनकी ग्लोबल फाइनेंशियल एनवायरमेंट फैसिलिटी से। ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया 1972 का ही, जिस टाइम पर आप देखते हो कि ग्रोथ लिमिट्स टू ग्रोथ करके एक रिपोर्ट पब्लिश होती है क्लब ऑफ रोम के द्वारा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। इसमें क्या कहा गया कि जितना ज्यादा बिना सोचे समझे आप एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करते, यहां पर ये थोड़ा सा जीईएफ का आ गया, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। यहां पर वो पीछे वाली स्लाइड का है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना ये। हाँ, सो द पॉइंट इज कि लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट आती है क्लब ऑफ रोम के द्वारा, और इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया था वो साफ साफ ये था कि इकोसिस्टम को अगर आप बिना सोचे समझे एक्सप्लोर करते चले जाएंगे तो एक दिन ये कोलैप्स कर जाएगा, पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, और 21st सेंचुरी बोले इसी तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इन्होंने एक सिग्नल दे दिया था कि 21st सेंचुरी अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकली या फिर कहोगे क्रूशियल होने वाली है। क्रूशियल बेसिकली कि आप यहां पर प्रॉपर डिसीजन लोगे तो ठीक है, अदरवाइज मामला बड़ा बिगड़ा हुआ है। इस रिसर्च को करने वाली एमआईटी की टीम थी, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। वहां पर डोनाल्ड मेडोज जो है उनकी लीडरशिप में ये काम हुआ था, और ये कह दिया कि डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी आप कर रहे हो वो बिना सोचे समझे करोगे तो इसका खामियाजा बड़ा खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को हाईलाइट किया। नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 पॉल्यूशन, नंबर 3 एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नंबर 4 नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 5 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन पांचों को ध्यान रखते हुए बोला कि इनको ध्यान रख करके आगे बढ़ो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो सकता है फ्यूचर। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाते हैं हम ओजोन से रिलेटेड कन्वेंशन से, 1985-87 के कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। 85 में वियना कन्वेंशन फाइनलाइज होती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाली सब्सटेंसेस को बिल्कुल खत्म करने से रिलेटेड, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन गैस जिसको बोलते हैं, उसको रिमूव करना। फिर 1987 में इसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, जिसमें यह था कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है, जो कि मोर और लेस अल्ट्रावायलेट रेज को आने वालियों को हमारे से हमें प्रोटेक्ट करती है, उनको आने से रोका जाए। तो उसके लिए इन्होंने काम किया। इसका मेन टारगेट था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम बहुत हद तक रिड्यूस करें, खत्म कर दें। और ये पहली दुनिया की इकलौती ऐसी ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला। जितनी 197 पार्टीज है उन्होंने सबने बोला यस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन यूएस जैसे कंट्रीज भी बैकफिट पे नहीं गए, तो अच्छी बात है। फिर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, ये आर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में आप देखोगे इसका नाम ब्रंटलैंड क्यों, ये नॉर्वे के पीएम हुआ करते थे, उनकी लीडरशिप में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई एक ग्रुप थी जिसको बोला गया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी जिसमें इन्होंने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी टर्म को कॉइन किया। और आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं कि 2030 तक हमें इनको अचीव करना है। ध्यान रखें, ये जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1983 में यूएन के द्वारा। काम क्या था कि भाई एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए कैसे डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये कि आज हम डेवलपमेंट के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके चलते एनवायरमेंट को इतना कॉम्प्रोमाइज ना कर दें कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। बचा करके रखो, आने वाली जनरेशन को भी उतना ही एंजॉय करने का हक मिले जितना कि आज आप एंजॉय कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। कन्वेंशन का मतलब तो सिंपल है भाई कि पार्टीज इकट्ठा होकर के बातचीत कर लिया, चलो ठीक है, एग्रीमेंट आ गया, हाँ डिस्कशन हो गया, चलो ठीक है, बट वो बाइंडिंग नहीं होता। बट वहीं पर ट्रीटी अगर हो रही है तो वो वहां पर 2 कंट्रीज का ज्यादा एंगेजमेंट रहता है और ये जनरली बाइंडिंग हुआ करती है, ट्रीटी की अगर बात करें। वहीं पर प्रोटोकॉल की अगर बात हो जाए तो प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि कोई कन्वेंशन या ट्रीटी जो है उसमें अमेंडमेंट है या फिर एक दोबारा से मीटिंग हो रही है और वहां पर कोशिश ये की जाती है कि जो चीजें फाइनल हो रही है उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। इसका मतलब बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये देखो 1988 में साइन हुआ, मैंने बताया आपको। इसमें यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में लोकेटेड है। इसके अलावा इसका मेन काम क्या है,
ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, बट रिपोर्ट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम क्या है कि ये कभी भी खुद का रिसर्च वर्क नहीं करते, समझ गए। बाकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग ग्रुप्स है, उनकी रिपोर्ट्स लेते हैं, असेस करते हैं और अपने हिसाब से कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया करते हैं, जिसके तहत क्लाइमेट के ऊपर जो कुछ भी अभी बदलाव हो रहे हैं उनको हम ध्यान रखते हुए हमारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर सकें। तो अभी तक टोटल 6 रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिश कर दी, जहां तक ये फाइनल छठी थी। पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में और लास्ट रिपोर्ट छठी आई 2023 में। रिपोर्ट्स में क्या फोकस किया जाता है कि ह्यूमन किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, इसकी वजह से कितने नुकसान और कितने प्रॉब्लम्स में हम जा सकते हैं, इसके अलावा जो कुछ हो गया उसको हम कैसे सेटल करें, दैट मींस एडेप्टेशन मैकेनिज्म भी सजेस्ट करती है, साथ ही साथ मिटिगेशन की आगे क्लाइमेट चेंज ना हो उससे कैसे बचा जाए। इस तरीके से ये आईपीसीसी का काम रहता है, आपको ये ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये थी रियो समिट 1992 में। क्योंकि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, आपने क्या नोटिस किया कि भाई इतना सारा कुछ रिसर्च और एक कंसिडरेशन होने लगे इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई वाकई में ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्लाइमेट वाली, तो इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसे में ये 1992 में आप देखोगे रियो अर्थ समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, इंदिरा गांधी जो पार्टिसिपेट करने गई थी, उसके 20 साल बाद में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसका मेन टारगेट था कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच बैलेंस बनाया जाए। इसके तहत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ये स्टार्ट की गई, जो ऑलरेडी हम जीईएफ के फॉर्म में पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स पे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो स्टार्ट हुए उनकी। सबसे पहले आता है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में स्टार्ट हुआ, 198 पार्टीज ने इसको साइन किया और ये फोर्स में कब आई, 1994 में। इसका काम क्या है कि भाई जो भी पार्टीज हैं, देखो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सभी कंट्रीज को साथ आना पड़ेगा, तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी पार्टीज यूएनएफ ट्रिपल सी को साइन कर चुकी हैं उनकी मीटिंग कराई जाएगी हर साल, जिसको बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप जिसको बोला जाएगा, जिसका मेन काम रहेगा कि हर साल असेस किया जाए कि एक्चुअल में हमने क्लाइमेट चेंज को टारगेट करके जो काम किए वो कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए, अदरवाइज फिर जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डिस्कस करें, आगे कुछ काम किया जाए। ध्यान रखें ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें मेन टारगेट रखा गया था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना। आपको पता है क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यही कर रहे हैं। सवाल यह था ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं, तो इसमें मेजर देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी मीथेन आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, इसके अलावा आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया मेजरली, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, एचएफसीज आ जाए, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है कि भाई क्या क्या चीजों की बात हुई थी यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत। अभी यूएनएफ ट्रिपल सी की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले तो कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जिसको जाना जाता है, वो हुई थी 1997 में, जिसको एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन के तौर पे डेवलप किया गया था कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज ने जितना कुछ पैसा कमाया है उसका खामियाजा आप डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करके पूरा करो, समझ गए। इसके अलावा कॉप 18 दिल्ली ने होस्ट की थी 2002 में। 2005 में कॉप 11 हुई थी, ये हुई थी कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है ना, और वहां पर ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसका रेटिफिकेशन कर दिया गया था, ध्यान रखना। फिर कॉप 15 की बात, ये 2015 के कॉप 21 हुई थी हमारी पेरिस के अंदर, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम पिछले कॉप 21 के बाद से अगर टाइमलाइन को आगे कंटिन्यू करें तो आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। 2016 में 22वीं हुई मराकेश मोरक्को में, 2017 में 23वीं हुई बोन जर्मनी, 2018 24वीं हुई कोटाविक पोलैंड में, 2019 25वीं हुई मैड्रिड स्पेन में, 2021 20 वाली कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी, ठीक है, फिर 2021 26वीं हुई, ये ग्लासगो में, यूके और इटली ने कंबाइंडली इसको होस्ट किया। 2022 में 27वीं शर्म अल शेख इजिप्ट में, 2023 28वीं दुबई में, 2024 लेटेस्ट जो हो रखी है जो दिसंबर 2024 में हुई वो बाकू अजरबैजान में। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको टाइमलाइन के बेसिस पे याद कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज फाइनलाइज हुए थे यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम पे हो गए थे बेसिकली, कि 3 कैटेगरीज में हम पूरी दुनिया की पार्टीज को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी जरूरी है कि भाई किसकी कितनी जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने की। तो ऐसे में एनेक्स 1, एनेक्स 2 और डेवलपिंग नेशंस का ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ। एनेक्स 1 के अंदर तो वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जिनके अंदर 40 से ज्यादा कंट्रीज आते हैं, जिसमें ईयू यूएस ये सारे इंक्लूड होते हैं, ये मोर और लेस बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। एनेक्स 2 में वो कंट्रीज को डाल दिया जो कि मोर और लेस एनेक्स 1 में से ही है, बट वो कंट्रीज हैं जो कि एड प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को कि भाई उनके द्वारा अभी पास्ट में कोई डैमेज नहीं किया गया।
तो उनको आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में हेल्प की जरूरत है, एड की जरूरत है भाई। तो आप एड प्रोवाइड करेंगे, तो ये डेवलप्ड वो कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। आ गई बात समझ में? चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन है, दैट इज यूएनसीबीडी, दैट मींस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इसमें यूएन मेंबर जितने भी है उन्होंने सबने इसको रेटिफाई किया, छोड़ करके यूएस को। ध्यान रखना, यूएस इसका पार्टी नहीं है। इसमें 3 गोल डिसाइड हो रखे थे। पहला कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, दूसरा सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करते हुए बेनिफिट्स को है ना एक प्रॉपर मैनर में आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है। दैट मींस करंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के बीच में बैलेंस हो गया। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स आप बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करके यूज कर रहे हो उनकी प्रॉपर शेयरिंग होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। एक तो होती है बायोपायरेसी और एक होती है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब तो ये कि आपके पास में बायोडाइवर्सिटी का अच्छा खासा नॉलेज है, तो उसको यूटिलाइज करके आप किस तरीके से बेनिफिशियल बना सकते हैं, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। वहीं पर बायोपायरेसी का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में ट्रेडिशनली हमारे जो आदिवासी लोग हैं या फिर जो भी लोग हमारे जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, उनको अच्छा खासा नॉलेज है। अगर उसको कोई एमएनसी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उस नॉलेज को यूटिलाइज करके खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर ले और उनको खुद को जो जिनका नॉलेज था उनको शेयर ना करे, तो ये हो गई बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी रोकने का मेन टारगेट यहां पर भी रखा गया। इसके अंदर 3 गोल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, इसके अलावा इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी आते हैं, जिनमें एक तो कार्टेजिना आ गया। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के ऊपर है, 2000 में साइन हुआ था। इसका मेन काम यही है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कंटेंट है उनको अगर कहीं लाओ ले जाओ तो आप सेफली मूव कराओ। इंडिया इसका पार्टी है, रेटिफाई कर चुका है। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल आता है। नागोया प्रोटोकॉल जो है बायोपायरेसी को रोकने की कोशिश करता है कि भाई सीधी बात है, अगर आप, ये 2010 में साइन हुआ था, नागोया प्रोटोकॉल की बात करें, इंडिया इसका भी पार्टी है कि भाई अगर किसी के पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है तो एमएनसीज उसका फायदा अकेले ना उठाएं, उनको ट्रेडिशनल नॉलेज जहां से लिया है वहां पर भी आप बेनिफिट शेयर जरूर करें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और यहां पर एग्रीमेंट आता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको इंटरनेशनल सीड ट्रीटी बोलते हैं। क्यों जी? इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे यहां पर बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स को हम इस तरीके से कंजर्व करें कि कल को अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई मैनमेड डिजास्टर आ जाए तो सब कुछ खत्म ना हो, एक तरीके से लाइफ को रिवाइव करना पॉसिबल हो सके। ये 2004 में फोर्स में आ गई थी। मेन टारगेट है कि हम जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं। इसके अलावा ये जो रियो समिट थी ना, इसके तहत आपको 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज होते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। एक तो है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, दूसरा है एजेंडा 21 की 21st सेंचुरी में हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये तीनों आप ध्यान रख लें, रियो समिट के डॉक्यूमेंट्स हैं। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाओ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 1994 में आया है। ये भी रियो समिट का ही आप यूं मानो कि एक आउटकम था। ये बॉन जर्मनी में लोकेटेड है, 1994 में साइन हो गया था। इसका मेन टारगेट था कि लैंड डिग्रेड जो हो गई उसको हम रिवर्स करें। भाई सीधी बात है कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि जंगल कट गए, भाई जमीन अगर पेड़ों के लायक ही नहीं रही, वेजिटेशन के लायक नहीं, तो वो भी डेजर्टिफिकेशन के तौर पे कंसिडर की होगी। ये लीगली बाइंडिंग है, इंडिया इसको रेटिफाई कर चुका है और आप देखेंगे ये रियो कॉन्फ्रेंस के एजेंडा 21 के आधार पर फाइनलाइज हो रखी है। ये ऑलरेडी हमने बात कर ली। चलो 1997 का फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी बात करें तो ये 2005 में रेटिफाई कर दिया गया था 16 फरवरी को, ठीक है। इसके 2 पीरियड्स कंसीडर होते हैं। एक तो हुआ 2008 से 2012 के बीच में और दूसरा हुआ 2013 से 2020 के बीच में। और 2020 के बीच में आपको 20 के बाद में आपको पता है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू कर रहा है। इसमें क्या था कि इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन टारगेट सेटल किए जाएं। भाई सीधी बात है कि जिस कंट्री ने जितनी बर्बादी की उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि एमिशंस को हमें कंट्रोल करना है, सबका टारगेट है कि क्लाइमेट चेंज को हम अडेप्ट कर लें, मिटिगेट करें, कैसे भी करके मैनेज करें, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के आधार पर देखा जाएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा बेनिफिट उठाया तो उनकी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इसके तहत इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स का प्रोविजन रखा गया था। एक तो रखा गया इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, दूसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे? देखो इंटरनेशनल ट्रेडिंग का तो मतलब यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा या फिर जो कोई भी कंट्री
अगर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है, माना कि वहां पर उनके द्वारा एमिशन ज्यादा किया जाता है, तो उनके द्वारा उन कंट्रीज से क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट खरीदे जाएंगे जो कंट्रीज एमिशन कम कर रहे हैं, बट उनके पास कोटा ज्यादा था। मतलब एमिशन करने की क्षमता तो ज्यादा है उनकी, उनकी पॉपुलेशन और उनके हिसाब से, बट उन्होंने अगर एमिशन कम किया है, तो जो एमिशन ज्यादा कर रहा है ना, वो पैसे दे करके और वो एमिशन के जो क्रेडिट्स हैं वो खरीद सकता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मैकेनिज्म आ गया। वहीं पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया। इसके अंदर तो क्या था, ये कार्बन ऑफसेट का एक कॉन्सेप्ट निकाला गया। इसका मेन टारगेट ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में लगाएं, तो उनमें कोशिश ये की जाए कि उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो नए प्रोजेक्ट से एमिशंस मिनिमम हो। इसका मतलब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। और एक है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें देखो, डेवलप्ड कंट्रीज मिलकर के और ऐसा जॉइंटली काम करेंगे जिसके चलते एमिशंस को मिनिमाइज किया जा सके। तो इस तरीके से ये 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के तहत फाइनलाइज हुए थे। अब आ जाओ 2002 का वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्रंटलैंड रिपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये 10 साल हो गए थे रियो समिट को, तो उसका एक तरीके से हो गया इंपॉर्टेंट। और ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। इसको जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर 2005 आगे बात करें, फिर आपका आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 2008 का। फिर हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम की। अगर इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो गया रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सवाल यह कि इसको रन कौन कराता है, तो देखो यूनाइटेड नेशन के अंडर में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये तीनों मिलकर के इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। टारगेट क्या है इसका, कि कैसे भी करके क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में जितना इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का रोल है, उसको हम एम्फेसाइज करते चले जाएं। इसका मतलब डेवलपमेंट भी हो और प्रॉपर्ली काम भी। अब ध्यान रखें कि रेड पहले आया था फॉरेस्टेशन को इनको प्रोमोट करने के लिए, बट क्लाइमेट चेंज का जो इंटीग्रेशन है वो रेड प्लस प्रोग्राम के तहत कर दिया गया। इसका मतलब यहां पर यूएनएफ ट्रिपल सी में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो डिस्कशंस होते हैं कॉप के बीच में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बीच में, तो बोलो उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में अगर फॉरेस्टेशन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो कितना हेल्पफुल हो जाएगा। इससे डेवलपिंग कंट्रीज को इनको असिस्टेंस भी मिलती रहे और जो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज के चलते हो रही है उसको हम टैकल भी कर सकें। ये टारगेट्स यहां पर रखे गए। फिर 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, जिसको रियो रियो 20+20 भी बोलते हैं। 2015 में कॉप 15 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, कॉप 15 ये कॉप 21 है भाई, कॉप 21 ठीक है। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज डील होती है। इसमें टारगेट ये था कि जो इंडस्ट्रियल एरा से पहले जितना टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना, और कोशिश ये करनी कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ना हो। बट रियलिटी ऑफ फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 1.5 डिग्री वाला तो ब्रीच होने वाला है, हो चुका है लगभग लगभग। 2 वाला है वो भी लगता है 2050 तक क्रॉस कर जाएंगे। तो ये बातें ही रह गई, यूं बातें हो रही हैं। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर इंडिया ने क्या, मतलब अलग अलग कंट्रीज को कह दिया कि भाई आपकी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से कुछ टारगेट तो रखो यार, जिसके चलते आप एमिशंस को कंट्रोल कर सको। तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से डिसाइड कर रखा है। जैसे कि मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा यहां पर, इंडिया के एनडीसीज क्या है। पहला तो ये था कि हम रिड्यूस करेंगे एमिशंस को। कहां, कि 2005 में जितना हमारा एमिशन होता था उसको हमें ज्यादा भी नहीं तो 45% तक उसको कम कर देंगे। समझ गए बात को। दूसरा फिर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा टारगेट यह है कि 2030 तक, ये टारगेट 2030 तक का है, ध्यान रखें 2030 तक हमारे यहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन रहेगी उसका 50% कहीं ना कहीं हम नॉन फॉसिल फ्यूल पे स्विच कर जाएंगे। और फिर उसके बाद में हम टारगेट लेते हैं तीसरा कि 2.5 से, इसके एडिशनल है ठीक है, 2.5 से 3 टन के लगभग एब्सोल्यूट टर्म्स में हम एमिशंस को रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर नेक्स्ट कन्वेंशन आया 2016 का किगाली अमेंडमेंट। देखो ये लीगली बाइंडिंग था। वैसे देखा जाए तो इसमें ये अमेंडमेंट था ना, ये बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर लाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इनको फेज आउट करने की बात थी, ओजोन 3 को, ये ओजोन को जो कहीं ना कहीं ये डिप्लीट करती है, ठीक है। तो लीगली बाइंडिंग हो गई। और अब की बार क्या था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो आपको फेज आउट करना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसकी जगह आप लेकर के आए थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जब टाइम के साथ में रिसर्च हुई तो पता पड़ा कि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ऐसा मतलब कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला सीन हो गया कि ओजोन को बचाया
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इंट्रोड्यूस करके, बट वो ग्रीन हाउस गैसेज होगी जिसके चलते क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलता है। तो अब ऐसे में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी फेज आउट करने का जो प्रोविजन है वो यहां पर देखा गया कि भाई इसका भी यूज हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस की बात करें तो देखो, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जिसको बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं 1979 में आई। मेन टारगेट क्या, माइग्रेटरी स्पीसीज, चाहे फिर वो बर्ड्स हो या फिर एक्वेटिक लाइफ हो या फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, मतलब जो भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लंबी लंबी ट्रेवल करके जा सकते हैं, तो उनकी कंजर्वेशन करनी है उन स्पीसीज की। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो वेटलैंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड 1971 में अडॉप्ट हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए देखा गया। इसमें कॉन्सेप्ट आया था डर्टी डॉजन। बेसिकली डर्टी डॉजन की अगर बात करें तो जब शुरू हुआ था ना ये कन्वेंशन, तो उस टाइम पर क्या है कि 12 के लगभग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। आज तो ये लिस्ट लंबी हो गई, जैसे कि डीडीटी हो गया, एल्ड्रिन हो गया, एंड्रेन हो गया। ये क्या है, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बायो अक्यूमुलेट होकर के, बायो मैग्नीफाई होकर के और हमारी फूड चेन को, फूड वेब को पूरा डिस्टर्ब कर चुके थे। तो ऐसे में इनको कंटेन करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। फिर बेसल कन्वेंशन आया 1989 में। इसका प्रोविजन ये था कि जो भी हैजार्डस वेस्ट होते हैं, चाहे वो केमिकल हो, किसी भी तरीके के हो, तो होता क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाकर के डंप कर दिया करते थे। तो ऐसे में नुकसान किसको हो रहा है, जो डंप हो रहा है उस कंट्री के अंदर। तो ऐसे में यहां पर ये प्रोविजन किया गया कि ये जो हैजार्डस वेस्ट है इसका हम ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो होगा उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसमें नुकसान जो है वो गरीब का हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आती है रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 की। इसमें हैजार्डस केमिकल के ट्रेड से रिलेटेड प्रोविजन थे। एक मिनामाटा कन्वेंशन, ये मर्क्यूरी के एमिशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड था। तो इस तरीके से ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस थे जिनको हमें देखना था। बाकी अगर देखें कि ग्लोबल अवेकनिंग कैसे आई, कि भाई कौन सा पहले शुरुआत किया गया एनवायरनमेंट के बारे में सोचने में, तो 1972 में हमने ऑलरेडी देखा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम हुई थी। ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल मीटिंग थी जिसमें इंदिरा गांधी जी पार्टिसिपेट करने भी गई थी। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया ओजोन को डिप्लीट करने वाली सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर रियो समिट हुआ 1992 में, वहां से क्लाइमेट चेंज पर काम होने लगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड काम हुआ और डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड काम हुआ। ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन स्टार्ट हो गई। अब यूएनएफ ट्रिपल सी में 1992 में अडॉप्ट हो गया। 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया। 2009 में चाइना और इंडिया और बाकी जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोगों को ये कह दिया कि भाई हम आप भी कंट्रीब्यूट करो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को एमिट करने के अंदर। तो चलो ठीक है। फिर 2011 में साउथ अफ्रीका का जो डरबन है वहां पर यूएनएफ ट्रिपल सी ने एग्री किया कि हमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट ट्रीटी के ऊपर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, जिसके चलते फिर 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस के अंदर फाइनलाइज करती हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को। तो ये एक पूरा सीक्वेंस हो गया। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, 1992 में इसको फाइनलाइज कर दिया, बट 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल आ गया बायो सेफ्टी के लिए। 2002 की अगर बात करें तो इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डिक्लाइन करने को टैकल करने से रिलेटेड बात हुई। फिर 2010 में आईची टारगेट्स आए, इसमें यह था कि बायोडाइवर्सिटी को जो भी थ्रेट्स है उनको हमें कंटेन करना है। फिर 2012 में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई, अगेन वही बात है कि हमें साइंटिफिक मैनर में काम करते हुए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। फिर अगर हम यूएनसीसीडी की बात करें, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 1994 में ये फाइनलाइज हो गया, ऑलरेडी हमने देखा। 2009 में नेशंस एग्री हो गए कि 11 डिफरेंट इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करके हम काम करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है। 2012 में नेशनल रिपोर्ट्स फिर इसकी आई, जो मोटी मोटी हमने बात कर ली। अब देखो बात ऐसी है कि यहां से आपको आइडिया लगा कि ये एनवायरमेंटल कन्वेंशन किस तरीके से मूव करती है 1972 से लेके आज तक। अभी के टाइम पे अगर देखो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 21st मीटिंग हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, वो ही अभी के टाइम पे एप्लीकेबल है अगर हम क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एप्लीकेबल प्रोटोकॉल की बात करें तो। ठीक है, अब हम थोड़ा पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं। जैसे यूएनईपी से पूछा हुआ है कि भाई कॉमन कार्बन मैट्रिक, अब ये चीजें जो है ना ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से आपको कनेक्ट करनी है। बेसिक मैंने बताया आपको, अब करंट अफेयर से आप कनेक्ट कर लोगे ना, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी कि कॉमन बट इस तरीके से यूनिक कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वो हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, सीधी बात है कि आप डेवलप्ड, इसको डेवलप किया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मेन टारगेट है सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव। उसके तहत ये कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कॉमन कार्बन मैट्रिक के नाम से जाना गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 क्वेश्चन देखो, आपको क्लब ऑफ रोम के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताना है। अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में क्लब ऑफ रोम ने बताया था? नहीं, ये तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने 1987 में पहली बार इंट्रोड्यूस की थी टर्म में। और 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने, बिल्कुल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से बड़े बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस भी क्वेश्चन आए। अच्छा ध्यान रखें आप कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, जिनको अचीव करना था 2000 से लेकर के 2015 के बीच में। वो बात अलग है, वो हम अचीव नहीं कर पाए थे, बट अगेन बातें तो होनी चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आया आपका पेज का, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। ये यूएन का मैकेनिज्म है जिसमें कंट्रीज को असिस्ट किया जाए कि वो ग्रीनर और इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। तो ये बताओ किस टाइम पर अडॉप्ट किया गया था? 2018 का क्वेश्चन है। तो आप यहां पर देखो 2002 का, 2012, 2015, 2016। तो थोड़ा आइडिया यहां पर हमें लगाना होता है कि यार ये कॉन्सेप्ट कहां पर आया होगा, कैसे आया होगा। अब यहां पर 2018 ये बोल रहा है 2012 का। अब आपको क्या देखना होता है कि ये जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो हैं अभी लेटेस्ट जो आए हुए हैं ना, कम से कम वो तो हमें ध्यान होने ही चाहिए। बाकी तो देखो कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें हमें आए, बट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। Rio+20 कॉन्फ्रेंस, ये रिसेंट ऑफन न्यूज में रहती है। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? तो भाई सीधी बात, आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। यहां पर अगर आप केवल ट्रेड के ऊपर जाओ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जाओ, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जाओ, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में, क्योंकि रियो समिट में तो क्लाइमेट चेंज पे भी ध्यान दिया गया UNFCCC में, और CBD के थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे भी ध्यान दिया गया। तो ये तो हो नहीं सकते, ट्रेड की बात हो नहीं रही है Rio+20 में, तो बच गया क्या? केवल और केवल ए आपका। इस तरीके से आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF, इसको मैंने अच्छे से समझाया, उस पर बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आया है कि आप ये बताओ इन सब में से कौन सा इसके रेफरेंस में बिल्कुल सही है। क्या ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? बताओ भाई इसका क्या ये फ्रेमवर्क चलता है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च और ये करते हैं। ठीक है, OECD फैसिलिटेट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये सारी चीजें आपको बेसिक देख देख करके बतानी है, इसमें एकदम नॉर्मल सा ए इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैनेज कौन करता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैनेज करने का काम करते हैं UNDP, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसों का मामला है तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। और फाइनेंशियल मैकेनिज्म असिस्टेंस किसको दी जाती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में। ऐसे ही मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, अब ये किसका द्वारा लॉन्च किया हुआ है? ये आपको ध्यान रखना है, ये 2018 के क्वेश्चन है। आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा एक बार एनवायरमेंट पे यूपीएससी फोकस कर लेगी तो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये UNFCCC के द्वारा, ये देख सकते हो उसके द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है। ठीक है, इसी तरीके से इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में हमने देखा कि भाई हर एक कंट्री प्लेज कर रहा है कि हाँ भाई हम हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग हम जो भी एमिशंस हैं उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सीधा आपका ये हो गया हर कंट्री का अपने खुद के क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से रिलेटेड प्रोविजन। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट, REDD+ से रिलेटेड, क्या इन तीनों में से चीजें, पॉवर्टी रिडक्शन का तो इंटीग्रेटेड है, रेजिलियंस, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सारे के सारी चीजें आप एज इट इज एप्लीकेबल देखते हो। तो इस तरीके से हमने देखा यहां पर कि कैसे अलग अलग टाइम पर ये एक अवेयरनेस आई कि भाई कब हमें क्या काम करना है। पहले चीज आई कि हाँ भाई हमें यूनाइटेड नेशन के अंडर में कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे पहले तो वो बुक आई थी। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग, उसके तहत फिर बातें बताई गई भाई एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखो, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में 1972 का आपका, एक तरफ तो क्लब ऑफ रोम का रिसर्च पेपर आता, दूसरी तरफ फिर मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन की, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़ती गई, आज हम एक किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वो सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली। ये सीक्वेंस है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।